दुनिया जहान में इस हफ्ते क्या यूरोप के युवाओं पर बुजुर्गों का बोझ बढ़ने जा रहा है? स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। 19 जनवरी 2023 पूरे फ्रांस में 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतर पड़े। देश के कई बड़े श्रम संगठनों ने हड़ताल शुरू कर दी। सड़कें कूड़े के ढेर से पटने लगी, स्कूल बंद और सार्वजनिक यातायात ठप। महीनों गुजरने के बाद भी गतिरोध जारी रहा और कई जगहों पर पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें जारी रहीं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III के फ्रांस दौरे को आगे बढ़ा दिया गया। दरअसल इन विरोध प्रदर्शनों की वजह है फ्रांस की सरकार का रिटायरमेंट की आयु को 62 साल से बढ़ाकर 64 साल करने का फैसला। जिस तरह भारत में प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ का प्रावधान है और उसके लिए कामगारों के वेतन से हर महीने कुछ पैसे इस फंड में डाले जाते हैं, उसी तरह फ्रांस में श्रमिकों के वेतन का कुछ हिस्सा सोशल सिक्योरिटी फंड में जाता है और रिटायर होने के बाद इस फंड से ही लोगों को पेंशन मिलती है, कई सार्वजनिक सेवाएं मिलती हैं। रिटायरमेंट की उम्र को 2 साल बढ़ाने का मतलब है कि लोगों को पेंशन पाने के लिए 2 साल ज्यादा काम करना पड़ेगा और 2 साल तक इस फंड में योगदान देना पड़ेगा। सवाल यह है कि इसका उन लोगों की आय पर क्या असर पड़ेगा जिनके रिटायर होने में अभी कई साल बाकी हैं। ये चुनौती सिर्फ फ्रांस के सामने ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों के सामने है, जहां आबादी बड़ी तेजी से बूढ़ी हो रही है और लोग श्रम क्षेत्र से बाहर होते जा रहे हैं। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यूरोप की आबादी पर बुजुर्गों के खर्च का बोझ बढ़ने जा रहा है। पार्ट 1, अदला बदली का सौदा। रिटायरमेंट की उम्र 2 साल से आगे बढ़ाने के सरकार के फैसले से नाराज लोगों के आक्रोश के बारे में हमारी पहली एक्सपर्ट एलिजाबेथ म्यूटे हैं। वो पेरिस में पत्रकार हैं और डेली मेल के लिए नियमित कॉलम लिखती हैं। वो कहती हैं कि आज से 70 साल पहले पेंशन पाने वाले एक व्यक्ति का भार 8 लोग उठाते थे, जबकि अब एक व्यक्ति की पेंशन केवल 2 लोगों की तनख्वाह से आती है। फ्रांस की जनता को लगता है कि उन्हें लूटा जा रहा है और सोशल सिक्योरिटी फंड व दूसरी वेतन कटौतियों के बदले जो सार्वजनिक सेवाएं सरकार देती है वो नाकाफी हैं। यहाँ आयकर यूरोपीय संघ के दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बदले में शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक यातायात की सेवाएं मिलती हैं जिनका स्तर काफी अच्छा होता था। लेकिन पिछले 20 सालों में इन सेवाओं का स्तर काफी गिर गया है और लोगों में सरकार को लेकर निराशा फैल रही है। ये मुद्दे विरोध प्रदर्शनों में साफ दिखाई देते हैं, मगर एलिजाबेथ म्यूटे कहती हैं कि रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाना ही एक मुद्दा नहीं, बल्कि फ्रांस में काम करने की जगहों का माहौल भी खराब होता गया है। ऊंच नीच का भेदभाव है, सीनियर अपने जूनियर कर्मचारियों पर मनमानी करते हैं और लोग सोचते हैं कि इतनी मुश्किलें झेलने के बाद जब वो रिटायर होंगे तब तो कम से कम उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। जनवरी में जब रिटायरमेंट एज बढ़ाने के लिए पेंशन बिल पेश किया गया तो विरोध प्रदर्शन उमड़ पड़े, पर आखिरकार किस तबके के लोग विरोध में उतरे हैं? मेरे ख्याल से पहले 2 महीनों में ज्यादातर प्रदर्शनकारी युवा थे, गरीब तबके के श्रमिक और मध्य वर्ग के लोग थे। मगर जो लोग पहले ही रिटायर हो चुके हैं या जल्द रिटायर होने वाले हैं और जिन पर इस बिल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो विरोध प्रदर्शनों में शामिल नहीं थे। मार्च में राष्ट्रपति मैक्रो के खिलाफ संसद में अविश्वास मत तो गिर गया था, लेकिन हाल ही में उनके एक टेलीविजन इंटरव्यू में उन्होंने सरकार के इरादे को बदलने का कोई संकेत नहीं दिया। उन्होंने कहा कि साल के अंत तक ये कानून पारित हो जाना चाहिए। उनका कहना था कि देश की आबादी बूढ़ी हो रही है और भविष्य में पेंशन फंड में घाटे से बचने के लिए ये कानून जरूरी है। जो कारण वो बता रहे हैं वो पूरी तरह जायज है। पेंशन व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और हर साल ही सोशल सिक्योरिटी फंड में घाटा आता जा रहा है और बजट घाटा भी बढ़ रहा है, जिससे देश पर कर्ज बढ़ रहा है। लेकिन इस नए पेंशन बिल से फंड में केवल 12 से 18 अरब यूरो का इजाफा होगा, जो फ्रांस के कुल ऋण का मामूली सा हिस्सा है।
इस विवादित बिल को पास करवाने के लिए राष्ट्रपति मैक्रो ने संसद में इसके पक्ष में बहुमत हासिल करने के बजाय अपने विशेष संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। देश की संवैधानिक अदालत ने बिल के महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा के बाद इसे पारित कर दिया और इस प्रकार ये बिल कानून बन गया। फ्रांस की घटनाओं से पता चलता है कि युवा श्रमिकों के हित को साधना और साथ ही रिटायर्ड आबादी को खुश रखना एक टेढ़ी खीर है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रांस ही इस चुनौती से जूझ रहा है। चुनौतियां यूरोप के दूसरे देशों के सामने भी हैं। पार्ट 2 विकट समस्या। हमारे दूसरे एक्सपर्ट मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में प्रोडक्टिविटी स्टडीज के प्रोफेसर हैं और उनका मानना है कि पिछले 15 सालों में पश्चिमी देशों में प्रोडक्शन में कमी आई है। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, फ्रांस सहित कई पश्चिमी देशों में उत्पादकता की वृद्धि में कमी आ रही है और ये चीन और एशिया की अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी हो रहा है। इसके कई कारण हैं। पहला ये कि श्रम क्षेत्र में श्रमिकों की उपलब्धि कम हो रही है। या तो लोग रिटायर हो रहे हैं या काम छोड़ रहे हैं। इसकी वजह से जो लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या काम ना करने वाले लोगों की संख्या के मुकाबले काफी छोटी होती जा रही है। फ्रांस और दूसरे देशों में रिटायरमेंट की आयु बढ़ाई जा रही है। दरअसल उत्पादकता की कमी में एक वजह कई कंपनियों की मानसिकता भी है। कंपनियों को सोचना होगा कि जिनकी उम्र 50 या 55 साल से ज्यादा है उनका भी बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है और उन्हें रिटायर होने के बजाय काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिसके लिए कार्यशैली और कंपनी के माहौल को बेहतर बनाना और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना जरूरी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोजमर्रा के ऐसे कामों में बढ़ाया जा सकता है जिसमें मानवीय कुशलता या फिर रचनात्मकता की कम जरूरत हो और श्रमिकों से वो ही काम करवाए जाएं जो इंसान मशीन से बेहतर कर सकते हैं। कई कंपनियां नई टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स का इस्तेमाल उतना नहीं कर पा रही जितना उन्हें करना चाहिए। कंपनियों को समझना होगा कि 50 या 55 से अधिक आयु के लोगों के अनुभव का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मगर युवा कामगारों को कंपनी से जोड़े रखने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर बार्ट वैन एरिक कहते हैं कि सबसे पहले तो लोगों को समझना होगा कि उत्पादकता दरअसल होती क्या है। अगर उत्पादकता बढ़ाने के लिए लोगों से अत्यधिक काम लिया जा रहा है और लोग थक कर या ऊब कर काम छोड़ रहे हैं तो साफ है कि वो कंपनी अपने श्रमिकों का सही इस्तेमाल नहीं कर रही। अच्छी और उत्पादक कंपनियां न सिर्फ अपने कर्मचारियों के लिए काम का बेहतर माहौल बनाती हैं बल्कि उन्हें नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराती हैं। युवा श्रमिक किसी भी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो नए कौशल और टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल के तरीके लाते हैं, कंपनी को आगे बढ़ाने में मददगार होते हैं। इसलिए सभी उम्र के श्रमिकों के लिए कंपनी के काम और माहौल को आकर्षक बनाना जरूरी है। उत्पादकता घटने का असर कमोवेश सभी देशों पर पड़ रहा है, लेकिन फ्रांस और उसके 2 पड़ोसी देशों के युवा श्रमिकों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, जानेंगे कुछ ही पल में। पार्ट 3 स्पेन। हमारे तीसरे एक्सपर्ट मार्सेल यानसन हैं, जो ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि स्पेन के युवा श्रमिकों के लिए देश में अच्छा रोजगार पाना बहुत मुश्किल है और यहाँ रोजगार के क्षेत्र में सुधारों की बड़ी आवश्यकता है। मेरे अधिकांश छात्र 2 भाषाएं जानते हैं और मैं उन्हें यही सलाह देता हूं कि या तो वो विदेशों में नौकरी ढूंढें या स्पेन में किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करें, क्योंकि स्पेनी कंपनियों की तुलना में वहां कामकाज का माहौल बेहतर है और तनख्वाह भी अच्छी होती है। यह चिंताजनक स्थिति है। मेरे बेहतरीन छात्रों को भी अच्छी नौकरी पाने में लंबा समय लगता है। यानी समस्या सिर्फ अशिक्षित या कम शिक्षित युवाओं के लिए नहीं बल्कि सभी के सामने है। यह एक ढांचागत समस्या है। मार्सेल यानसन इस समस्या के 3 बड़े कारण बताते हैं। पहला कारण ये है कि श्रम क्षेत्र में काफी समस्याएं हैं और यह विभाजित है। इसमें एक तो सुरक्षित और परमानेंट नौकरियां हैं और दूसरी अस्थिर टेम्पररी नौकरियां हैं। युवाओं के लिए स्थायी या फिर परमानेंट नौकरियां पाना बेहद मुश्किल है।
ज्यादातर युवाओं को कम अवधि के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां मिलती हैं, जिसके चलते कंपनियां उन्हें आसानी से कम खर्च पर नौकरी पर रख भी सकती हैं और निकाल भी सकती हैं। Second reason, and that's a deeper. दूसरा कारण जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा व्यवस्था और रोजगार क्षेत्र के बीच की कमजोर कड़ी। आमतौर पर 1/3 युवा जो रोजगार क्षेत्र में आते हैं उन्हें केवल अनिवार्य स्तर तक की शिक्षा ही मिली होती है। इनमें से ज्यादातर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में जाते हैं क्योंकि वहाँ मेहनताना अच्छा मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद वो बाजार से गायब हो जाते हैं। तीसरा कारण ये है कि शिक्षा पूरी करने से पहले उन्हें किसी भी काम का अनुभव नहीं मिलता। इसकी वजह से युवाओं में बेरोजगारी की दर फिलहाल लगभग 30% है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के समय यह 60% तक थी। मगर पिछले कुछ समय में स्पेन में श्रम संबंधी कानूनों में सुधार भी किए गए, जिसमें युवाओं के लिए परमानेंट नौकरियां पाना आसान बनाया गया है। So what we have seen in the last 14 months, पिछले 14 महीनों में अस्थायी या टेम्पररी नौकरियों में गिरावट आई है। श्रम सुधार नियमों से पहले 24% नौकरियां टेम्पररी थीं, जो अब घटकर 15% हो गई हैं, जो कि यूरोपीय औसत के बराबर है। न्यूनतम वेतन में भी 40% वृद्धि हुई है, जिसका युवाओं को फायदा हुआ है। पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए इतना काफी नहीं है, क्योंकि स्पेन के सामने एक चुनौती ये भी है कि यहाँ लोगों का औसत जीवन काल 83 साल है, जो कि दुनिया में सबसे लंबा है। मार्सेल यानसन कहते हैं कि वर्ष 2050 तक यूरोप में सबसे अधिक बूढ़ी आबादी स्पेन की होगी, यानी युवा श्रमिकों के अनुपात में पेंशन धारक आबादी कहीं ज्यादा होगी और जिसका भार युवाओं पर पड़ेगा। इसका एक उदाहरण देते हुए मार्सेल यानसन कहते हैं कि पेंशन सुधार नियमों के तहत पेंशन को महंगाई दर से जोड़ दिया गया है। इस वजह से पेंशन में 8% की वृद्धि हुई है, जबकि इसमें योगदान देने वालों की तनख्वाह में केवल 2% की बढ़ोतरी हुई है। वो कहते हैं कि रिटायर्ड हो चुके लोगों के मुकाबले युवा कामगारों को सोशल सिक्योरिटी फंड में आने वाले 30-40 सालों तक ज्यादा योगदान देना होगा, जबकि रिटायर होने पर उनकी पेंशन उस अनुपात में नहीं बढ़ेगी। मगर फ्रांस की तरह स्पेन में विरोध प्रदर्शन संभवतः इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि लोगों को शायद इस बारे में जानकारी कम है। यानसन कहते हैं कि युवाओं को भविष्य में पेंशन संबंधी चुनौतियों से रूबरू कराने की जिम्मेदारी विशेषज्ञों और सरकार की है। पार्ट 4 जर्मनी। हमारे चौथे एक्सपर्ट स्टेफानो स्कारपेटा जर्मनी की OECD में लेबर एंड सोशल वेलफेयर डायरेक्टर हैं। उनका कहना है कि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जर्मनी ने युवाओं की शिक्षा, खासतौर पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया है और उसमें निवेश किया है। For example, 46% of upper secondary. जर्मनी में उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाले 46% छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें से अधिकांश छात्र इसके तहत अप्रेंटिस की तरह काम भी करते हैं। इसकी वजह से युवाओं को आसानी से नौकरियां मिल जाती हैं। जर्मनी में युवा रोजगार दर 83% है, जो कि अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। जर्मनी एक बड़ा उत्पादक देश है, जिसके लिए प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत है और इससे उत्पादकता बढ़ती है। स्पेन के विपरीत जर्मनी में व्यावसायिक शिक्षा और छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पर जोर दिया गया है। ये प्रोग्राम खेती के क्षेत्र और दूसरे उद्योग के क्षेत्रों में भी लागू किए जाते हैं। This dual education system, the combination of academic. जर्मनी में लंबे समय से अकादमिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर बल देने की परंपरा रही है। कई कंपनियां भी इसे पसंद करती हैं और कई छात्र जो इन कंपनियों में अप्रेंटिस के तौर पर काम करते हैं, उन्हें कंपनियां बाद में वहीं नौकरी पर रख लेती हैं और इन छात्रों की ट्रेनिंग स्विट्जरलैंड या नॉर्डिक देशों की ट्रेनिंग के बराबर है। आखिर इस शिक्षा कार्यक्रम की सफलता का राज क्या है? One is the quality of the technical education system itself. एक तो तकनीकी शिक्षा का स्तर अच्छा है और दूसरे अकादमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के बीच संतुलन है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को कंपनियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आम लोग और रोजगार देने वाली कंपनियां व्यावसायिक शिक्षा का आदर करती हैं। अब लौटते हैं अपने सवाल पर। क्या यूरोप के युवा कामगारों को बुजुर्गों के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा? ये रुझान एक लंबे समय से कई देशों में रहा है।
लेकिन यूरोप में अब लोग औसतन लंबे समय तक जीते हैं और श्रम क्षेत्र में रिटायर होने की वजह से श्रमिकों की जगह लेने के लिए युवाओं की कमी हो रही है। इस वजह से युवा कामगारों पर बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन कंपनियों और संस्थाओं को युवाओं को श्रम क्षेत्र में बनाए रखने और काम करने के लिए बेहतर माहौल बनाना पड़ेगा। साथ ही अच्छी तनख्वाह देनी होगी ताकि युवा श्रमिकों पर बोझ को हल्का किया जा सके।